गुड इवनिंग टू ऑल। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर के ऊपर है। इसमें हम समझेंगे कि सन जो है अर्थ का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, यानी कि एनर्जी सोर्स की बात करते तो ठीक है। सन से एनर्जी मेनली सोलर रेडिएशन के फॉर्म में आती है और वो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब विदाउट सोलर एनर्जी अर्थ पर ना तो टेम्परेचर मेंटेन होता है और ना ही लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए सोलर एनर्जी जो है आपको ज़रूरी है, ठीक है। अब जो इंसोलेशन होता है यानी कि इंक्लूडिंग सोलर रेडिएशन, क्या है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन जो है इंसोलेशन। तो इंसोलेशन पहले समझिए, इंसोलेशन क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है यही है आपका इंसोलेशन, ठीक है। इंसोलेशन यानी कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस, तो इसको हम कहेंगे इंसोलेशन, ठीक है। अर्थ के द्वारा जो सोलर रेडिएशन हम रिसीव होता है, ठीक है, वो है इंसोलेशन। अब मैक्सिमम इंसोलेशन एट ट्रॉपिक्स और मिनिमम एट पोल्स, ठीक है। ये चीज़ देखना है। मैक्सिमम जो है सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन की बात करें, ठीक है, इंसोलेशन एट कहाँ पे मिलेगा, ट्रॉपिक्स पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर, ट्रॉपिक्स पर। और मिनिमम जो है आपको पोल्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। क्या चीज़, इंसोलेशन। मिनिमम जो है पोल्स पे और मैक्सिमम जो है ट्रॉपिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, अब ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है जो इंसोलेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है ना, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, ठीक है। किसको, इंसोलेशन को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वो चीज़ हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले एंगल ऑफ सन्स रेज, ठीक है, एंगल ऑफ सन्स रेज, ठीक है। सन की जो रे है उसकी एंगल पे डिपेंड करता है, यानी कि इक्वेटर पर रे जो है डायरेक्ट गिरती है, इक्वेटर पर रे जो है डायरेक्ट गिरती है तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक है। क्या है, वहाँ पर ज़्यादा, इक्वेटर पर डायरेक्ट गिरने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। पोल्स पर सैलेंटिंग रेज होता है तो कम एनर्जी मिलती है। तो कहने का मतलब हो गया इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा एनर्जी, क्या है, ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और पोल्स पे जो है कम मिलेगा, क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द डे, है ना, डे के लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे, ठीक है, लेंथ ऑफ द डे ये भी एक फैक्टर है जो इंसोलेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। जितना लंबा दिन होगा उतना ज़्यादा रेड इंसोलेशन होगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एंड अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जो है उसके ऊपर भी डिस्टेंस वो करता है, इंसोलेशन डिपेंड करता है। जितना लंबा दिन होगा उतना ज़्यादा रेडिएशन इंसोलेशन होगा। फिर जितना क्या कहते हैं, है ना, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक होता पेरीहेलियन, दूसरा होता अपहेलियन। तो पेरीहेलियन समझिए कि जनवरी, ठीक है, पेरीहेलियन जो है जनवरी के आसपास दिखेगा और जो अर्थ सन के करीब होता है यानी कि 147 मिलियन किलोमीटर क्या होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अर्थ जो है अर्थ सन के करीब और है ना 147 मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है। और इसी को पेरीहेलियन, पेरीहेलियन पास, अपहेलियन मतलब दूर, ठीक है। अर्थ सन से दूर यानी 152 मिलियन किलोमीटर होता है। अपहेलियन जो है ये 147 किलोमीटर होता है, सॉरी मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और अपहेलियन में 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है क्या होता है
अलग अलग, पेरिहेलियन मतलब पास और एफेलियन मतलब दूर, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो डस्ट क्लाउड वाटर वेपर रेडिएशन को एब्जॉर्ब स्कैटर करते हैं, तो ये है, ठीक है। अब हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ जो है हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसका क्या मीनिंग है, तो इसका ये मीनिंग है, तो एटमॉस्फेयर डायरेक्टली सन से नहीं गर्म होती है, बल्कि अर्थ के सरफेस से रेडिएशन इमिट होने पर एटमॉस्फेयर गर्म होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है जब सन से डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि अर्थ से वो लाइट को क्या करता है, है ना, इमिट, रेडिएशन को इमिट करता है, फिर जाके एटमॉस्फेयर गर्म होता है, समझे, ये है। उसके बाद जो है क्या क्या मेथड है कि मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र की क्या क्या मेथड है, हीट ट्रांसफ़र की क्या क्या मेथड है, तो देखिए यहाँ हम समझें कंडक्शन, क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है, तो हीट ट्रांसफ़र बाय कांटेक्ट, है ना, कांटेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है। फिर होता है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन में जो है हीट ट्रांसफ़र बाय मूवमेंट ऑफ एयर, है ना, एयर के थ्रू जो है, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके बाद एडवेक्शन होता है, क्या होता है, एडवेक्शन होता है, क्लियर है। तो एडवेक्शन में हम बात करेंगे, ठीक है, एडवेक्शन में हम बात करेंगे क्या चीज़, हीट ट्रांसफ़र बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, किसके थ्रू हीट जो है ट्रांसफ़र होगा, है ना, हीट जो है ट्रांसफ़र होगा किसके थ्रू, बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ, है ना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम एडवेक्शंस, राइट। तो ये चीज़ आपको देखना समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की, कौन से रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। तो यहाँ जो है ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो अर्थ अपनी जो अपनी रिसीव एनर्जी को, है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में क्या करता है, री इमिट करता है, क्या करता है, री इमिट करता है। और ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है एटमॉस्फेयर के गैसेस जैसे CO2 वाटर वेपर द्वारा क्या करता है, उसको वाटर वेपर द्वारा जो है एब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है, समझे कि नहीं समझे। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो नेचुरली अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता है, यानी कि एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, समझे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ, क्या है, हीट बजट। अब यह देखिए हीट बजट जो है आपको देखने में भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, हीट बजट नाम का कुछ चीज़ होता है जो कि अर्थ का होता है। अब यहाँ देखिए अर्थ का टोटल इनकमिंग एनर्जी और टोटल आउटगोइंग एनर्जी बैलेंस में होता है, तो उसको हम हीट बजट ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, हीट बजट ऑफ द अर्थ कहते हैं, ठीक है। मतलब टोटल इनकमिंग एनर्जी और टोटल आउटगोइंग एनर्जी बैलेंस में होता है, तो वही है हीट बजट ऑफ द अर्थ, समझे कि नहीं समझे। तो ये है आपका हीट बजट ऑफ द अर्थ है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, हीट बजट ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखिए हीट बजट ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, इसका मतलब क्या है, जो इनकमिंग टोटल इनकमिंग एनर्जी है, ठीक है, टोटल इनकमिंग एनर्जी और टोटल आउटगोइंग एनर्जी बैलेंस में होता है, यानी बराबर होता है, तो उसको कहेंगे हीट बजट ऑफ द अर्थ। यहाँ पर टाइप की बात करेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन 100% और रिफ्लेक्शन बैक टू द स्पेस 30% और एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर 20%
और एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस 50%। कितना? 50%। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ है आपका क्या, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का। और रिफ्लेक्ट बैक टू द स्पेस 30%, एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर 20%, एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस 50%। अब बात करते हैं अल्बीडो की। किसकी? अल्बीडो की। तो देखिए अल्बीडो जो है आपको समझ में आ रहा होगा, किसी सरफेस का रिफ्लेक्शन पावर है, किसी सरफेस का रिफ्लेक्टिंग पावर जो है, ठीक है, अल्बीडो कहलाता है। रिफ्लेक्टिंग पावर क्या है? रिफ्लेक्टिंग पावर जो है, किसी सरफेस का रिफ्लेक्टिंग पावर को अल्बीडो कहते हैं, ठीक है। और फ्रेश स्नो का अल्बीडो हाई होता है। फ्रेश स्नो का अल्बीडो जो है हाई होता है लगभग 80 to 90%। ओशियन का लो होता है 10%। ओशियन का जो है क्या होता है, काफ़ी लो होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10%। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना। तो रिफ्लेक्टिंग पावर जो है उसी को हम अल्बीडो कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्बीडो। क्लियर है। और फ्रेश स्नो का अल्बीडो हाई जो ये हाई होता है यानी कि 80 to 90%, और ओशियन का लो होता है 10%। ठीक है। अब बात करेंगे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी का मेजरमेंट है। क्या है? एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी का मेजरमेंट है। अब यूनिट जो देखेंगे ये सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में इसको हम मतलब मेज़र करते हैं। ठीक है। फिर फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या क्या फैक्टर है, एक मिनट, ऐसा क्या फैक्टर है जो कि क्या करता है, फैक्टर्स कंट्रोल करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग, क्या है? फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। समझे कि नहीं समझे? अब जो है क्या क्या फैक्टर्स है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। तो ये है आपका लेटीट्यूड। पहला तो हो गया लेटीट्यूड, दूसरा हो गया एल्टीट्यूड, दूसरा क्या हो गया? अल्टीट्यूड होगा। तीसरा क्या हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। और चौथा जो है ओशियन करंट होता है, ओशियन करंट। पांचवा जो है क्लाउड कवर होता है, क्लाउड कवर। ठीक है। छठा जो है नेचर ऑफ द सरफेस है, नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, नेचर ऑफ द सरफेस। तो देखिए लेटीट्यूड जो है, क्योंकि नियर इक्वेटर होटर होता है, लेटीट्यूड जो है क्या कहते हैं, नियर इक्वेटर काफ़ी होटर होता है, और पोल्स के पास जो है कोल्डर होता है। ठीक है, ये चीज़ है, समझे कि नहीं। यानी टेम्परेचर की अगर बात करें तो एल्टीट्यूड यानी कि नियर इक्वेटर होटर होता है, पोल्स के पास कोल्डर होता है। एल्टीट्यूड हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर कम होता है, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घट जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, कॉन्टिनेंट क्या कहते कॉन्टिनेंटली लैंड मास का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटली लैंड मास का क्या करता है, इम्पैक्ट पड़ता है। फिर ओशियन करंट वार्म और कोल्ड करंट इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, ओशियन करंट जो है वार्म और कोल्ड करंट्स इम्पैक्ट करता है। और क्लाउड कवर जो है डे में कम टेम्परेचर और नाइट में हाई होता है। समझे, यानी कि डे में कम टेम्परेचर होता है और नाइट में जो है हाई टेम्परेचर होता है। तो क्लाउड कवर के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझे। अब देखिए नेचर ऑफ द सरफेस की अगर बात करें, नेचर ऑफ द सरफेस, तो यहाँ पर डेजर्ट वर्सेस फॉरेस्ट की अगर बात करें, थे ना, डेजर्ट में अलग होता है, फॉरेस्ट में अलग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन की। क्या? टेम्परेचर इन्वर्जन की। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन आपको समझना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर वर्जन जो है, इन्वर्जन, नॉर्मली टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज करता है। क्या करता है? जो टेम्परेचर है ना, हाइट के साथ जो है डिक्रीज करता है टेम्परेचर। ठीक है, हाइट के साथ डिक्रीज करता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज भी करता है। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। समझे। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर जो है हाइट के साथ डिक्रीज करता है, लेकिन कभी कभी उल्टा जब हो जाता है, मतलब इंक्रीज हाइट के साथ इंक्रीज टेम्परेचर भी हो जाता है,
इसी को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, समझे। तो ये चीज़ है टेम्परेचर इन्वर्जन, क्लियर है। अब बात करते हैं विंटर नाइट्स में। तो विंटर नाइट्स में वैली में ठंडा हवा फंस जाता है और टेम्परेचर नीचे चला जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर नीचे हो जाता है। तो इस टाइप से आप एग्जांपल समझ लीजिए। फिर सुपर जो है क्या कहते हैं, यूपीएससी के पॉइंट से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंसोलेशन समझना है, पेरिहेलियन, अपहेलियन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एल्बिडो, टेम्परेचर इन्वर्जन, ये सब चीज़ समझना है, ठीक है। अब सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल प्रोसेस के बैलेंस से अर्थ पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और वेदर पैटर्न्स क्या रहता है, रेगुलेट होते हैं। क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थ अपनी है ना, अर्थ अपनी रिसीव्ड सोलर एनर्जी को किस फॉर्म में री इमिट करता है, ठीक है। शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में क्या करता है, री इमिट करता है। जो अर्थ है अपनी रिसीव्ड एनर्जी सोलर एनर्जी को किस फॉर्म में, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में री इमिट करता, समझे। यहाँ पर जो यूपीएससी का हाई यील्डिंग टॉपिक्स है वो ग्रीन हाउस गैसेस है, CO2, CH4, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस CHG, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है आपका CO2 है, क्या है, CO2, CH4 है, मीथेन जिसको कहते हैं, N2 है, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर, ठीक है। और ओजोन है, क्या है, ओजोन है। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है, CO2, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और ओजोन, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। क्या है, वेदर सिस्टम है, ठीक है। क्या है, वेदर सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए कि है ना, जो सोलर एनर्जी है अर्थ के सरफेस पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है, सोलर एनर्जी अर्थ के सरफेस पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है प्रेशर बेल्ट्स बनाता है। क्या करता है, टेम्परेचर डिफरेंस प्रेशर बेल्ट बनाता है। जैसे आप इस चीज़ को समझिएगा, जैसे जिससे कि एयर मूवमेंट या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, एयर मूवमेंट और क्या कहते हैं, एयर मूवमेंट कह लीजिए या फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। अब सन ड्राइवन प्रेशर डिफरेंस ही ग्लोबल विंड्स और वेदर सिस्टम का बेसिक कॉज होता है। क्या होता है, जो सन ड्राइवन प्रेशर डिफरेंस ही ग्लोबल विंड्स और वेदर सिस्टम का बेसिक कॉज होता है, समझे। फिर प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या है, प्रेशर बेल्ट जो है, प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, इक्वेटोरियल लॉ यानी 0 डिग्री इक्वेटर, प्रेशर बेल्ट इक्वेटोरियल लॉ जो है 0 डिग्री इक्वेटर, सन ट्रॉपिकल हाई 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ जो है सब ट्रॉपिकल हाई है, सब पोलर लॉ 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। फिर पोलर हाई 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब जो है इक्वेटोरियल लॉ प्रेशर बेल्ट जो है, जो डोल्ड्रम्स भी कहते हैं जिसे, ठीक है। यहाँ वार्म एयर राइज करती है। क्या करती है, वार्म एयर जो है राइज करती है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है
ड्राई एंड सिंकिंग एयर जोन, मेजर डेजर्ट यहीं होते हैं। क्या होता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ड्राई एंड सिंकिंग एट एयर जोन। ठीक है, फिर मेजर डेजर्ट जो है यहीं पर होता है। अब बात करते हैं हम सब पोलर लॉ की। तो देखिए यहाँ पर राइजिंग एयर और स्टॉर्मिंग वेदर का रीजन क्या है? तो सब पोलर लॉ, राइजिंग एयर और स्टॉर्मिंग वेदर का रीजन। ठीक है, पोलर हाई एक्सट्रीमली कोल्ड डेंस सिंकिंग एयर। ठीक है, तो पोलर हाई का मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड एंड डेंस सिंकिंग एयर होता है। फिर विंड सिस्टम यानी ग्लोबल विंड्स की बात करते हैं। इसकी ग्लोबल विंड्स की अगर बात करें तो यहाँ जो है ग्लोबल विंड या फिर ग्लोबल सिस्टम, तो विंड मतलब एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वहीं पर विंड क्रिएट होता है। यानी एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वहाँ पर विंड सिस्टम या ग्लोबल विंड्स बनता है। अब देखिए मेजर ग्लोबल विंड्स जो है क्या क्या है? तो एक है ट्रेड विंड्स। क्या है? ट्रेड विंड्स, यानी 30 डिग्री से लेके 0 डिग्री नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, साउथ ईस्ट इन साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब वेस्टर्लीज की बात करें तो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच जो है ये वेस्टर्लीज आता है। ठीक है, अब पोलर ईस्टर्लीज होता है। क्या होता है? पोलर ईस्टर्ली, यानी 90 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच जो है पोलर ईस्टर्लीज होता है। समझे? अब कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स जो है आपका देखने को मिलेगा, कोरियोलिस फोर्स ये जो है ना, कोरियोलिस इफेक्ट ड्यू टू अर्थ रोटेशन, जो अर्थ का रोटेशन है उसके वजह से, मूविंग ऑब्जेक्ट के वजह से, जैसे विंड डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? विंड जो है, जैसे विंड ये मूविंग ऑब्जेक्ट जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट डिफ्लेक्शन होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन होता है। समझे? फिर कोरियोलिस फोर्स के बिना विंड सीधे हाई टू लो प्रेशर मूव करती है। समझे? तो कोरियोलिस फोर्सेस ना हो तो विंड जो है सीधे हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है। लेकिन जब कर्ड पाथ फॉलो करती है ना, लेकिन अब जो है कर्ड पाथ फॉलो करती है। समझे? ये चीज़ है। फिर प्रेशर एंड विंड रिलेशन, प्रेशर और विंड का क्या रिलेशन है? तो प्रेशर ग्रेडियंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा विंड उतना ही तेज चलेगी। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा विंड उतना ही तेज चलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। समझे? फिर बात करते हैं विंड पैरेलल टू आइसोबार्स। ठीक है, विंड पैरेलल टू आइसोबार। तो ये चीज़ समझिएगा, लाइंस ऑफ इक्वल प्रेशर मूव करती है अंडर जियोस्ट्रॉपिक बैलेंस। ठीक है, क्या करती है? मूव करती है अंडर जियोस्ट्रॉपिक बैलेंस। फिर वर्टिकल एयर मूवमेंट है। क्या है? वर्टिकल एयर मूवमेंट, यानी कन्वेक्शन। जब एयर हीट होने पर क्या होता है? राइज करती है, तो उसको कहेंगे कन्वेक्शन। जब एयर हीट होने पर राइज करती है, ठीक है, तो कन्वेक्शन होता है। सबसिडेंस, जब कूल्ड एयर सिंक करती है तो उसको कहेंगे सबसिडेंस। क्या कहेंगे? सबसिडेंस। ठीक है, जब कूल्ड एयर सिंक कर जाती है तो वो है सबसिडेंस। और कन्वेक्शन होता है जब एयर हीट होने पर राइज करती है तो वो है कन्वेक्शन। समझे? ये चीज़ है, तो ये इसको समझना है। सीजनल विंड्स, यानी मानसून की बात कर रहे हैं। तो मानसून जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है। क्या है? मानसून जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है। मेनली साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया में ऑब्जर्व होता है मानसून। ठीक है, अब यहाँ पर मैकेनिज्म की अगर बात करें तो समर के टाइम में जो है लैंड गर्म हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है और ओशियन से मॉइस्ट विंड आती है ना, आती है और रेनफॉल होके वो निकल जाती है। ठीक है, फिर विंटर में जो है लैंड ठंडा होता है। क्या होता है? लैंड ठंडा होता है, तो इसके वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो ड्राई विंड्स ओशियन की तरफ चलती है। क्या है? ड्राई विंड्स ओशियन की तरफ चलती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब लोकल विंड्स की अगर बात करें, किसकी? लोकल विंड्स की। ठीक है, लोकल विंड्स देखिए यहाँ पर जो है
स्पेशल लोकल विंड्स डेवलप होती है। तो समझें, जब सर्टेन एरिया में स्पेसिफिक लोकल विंड्स डेवलप होती है तब क्या होता है, देखिए विंड और कैरेक्टरिस्टिक लू निकलता है। क्या होता है लू, तो लू मतलब हो गया हॉट ड्राई समर विंड, नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा हॉट एंड ड्राई समर विंड, ठीक है, ये आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। फिर चिनूक वार्म विंड होता है, वार्म विंड होता है नॉर्थ अमेरिका रॉकी माउंटेन्स की तरफ जो है चिनूक देखने को मिलेगा, ये जो है वार्म विंड है नॉर्थ अमेरिका रॉकी माउंटेन्स। फिर फोयन, फोयन की बात करें तो वार्म ड्राई विंड है, यूरोप अल्प्स के अंदर देखने को मिलेगा, यूरोप अल्प्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, फोयन यानी कि वार्म ड्राई विंड्स, ठीक है। फिर मिस्ट्रल की बात करें तो ये जो है कोल्ड ड्राई विंड फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा, मिस्ट्रल कोल्ड ड्राई विंड फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं साइक्लोन की, ठीक है, किसकी, साइक्लोन की। तो साइक्लोन जो है, ठीक है, लो प्रेशर सेंटर के अराउंड फास्ट रोटेट विंड्स है। क्या है, साइक्लोन जो है लो प्रेशर सेंटर के एंड अराउंड फास्ट रोटेटिंग विंड्स है। विंड इनवर्ड स्पायरल करती है, क्या करती है, विंड इनवर्ड स्पायरल करती है। टाइप्स ऑफ साइक्लोन की अगर बात करें तो यहाँ जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब वार्म ओशियन में डेवलप होती है, और हुरिकेन्स, टाइफून, एग्जाम्पल देख सकते हैं टाइफून्स, ये सब जो है क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, और ये वार्म ओशियन में डेवलप होते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, हुरिकेन्स हो गया, टाइफून्स हो गया। और यहाँ पर जो है हाई एनर्जी और डिस्ट्रक्शंस होता है, क्या होता है। फिर दूसरा बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन, क्या है, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन जो है आपको मिड लेटीट्यूड यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री में डेवलप होते हैं, 30 डिग्री से 60 डिग्री में डेवलप होते हैं, और कोल्ड और वार्म एयर मासेस के इंटरेक्शन से बनते हैं। क्या बनते हैं, कोल्ड और वार्म एयर मासेस के इंटरेक्शन से बनते हैं, समझे। फिर एंटी साइक्लोन होता है, क्या होता है, एंटी साइक्लोन, ठीक है, एंटी साइक्लोन, ठीक है। अब देखिए एंटी साइक्लोन समझिएगा, एंटी साइक्लोन का मतलब है हाई प्रेशर सेंटर के अराउंड आउटवर्ड स्पाइरल होती है विंड्स जो है उसको हम एंटी साइक्लोन कहेंगे। हाई प्रेशर सेंटर के अराउंड, वहाँ लो प्रेशर सेंटर के अराउंड जो है इनवर्ड स्पाइरल होती थी, यहाँ जो है हाई प्रेशर सेंटर के अराउंड आउटवर्ड स्पाइरल होती है, ठीक है। जनरली यहाँ जो है क्लियर और ड्राई वेदर का इंडिकेशन देते हैं, क्या है ना, एंटी साइक्लोन के अंदर यहाँ क्लियर और ड्राई वेदर का इंडिकेशन मिलता है। और यहाँ पर जो है आपको क्या तैयार करना है, तो प्रेशर बेल्ट आपको तैयार करना है। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, कोरियोलिस फोर्स, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, मानसून विंड्स, लोकल विंड्स, लू, चिनूक, फोयन, साइक्लोन्स वर्से एंटी साइक्लोन्स, ये सब चीज़ आपको काफ़ी देखना पड़ेगा, ठीक है, बार बार। फिर टेम्परेचर और प्रेशर के ग्लोबल डिफरेंस का वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और डाइवर्स वेदर सिस्टम डेवलप होते हैं, समझे, ये चीज़ है। फिर यहाँ बात करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन, जैसे कोरियोलिस फोर्स का अफेक्ट क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, विंड जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है, समझे। तो ये चीज़ आप देखिए हाई यील्डिंग यूपीएससी का टॉपिक जो है ITCZ, आपने नाम सुना होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, इक्वेटर के आसपास का लो प्रेशर जोन जहाँ ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती है, जहाँ ट्रेड विंड्स जो है क्या करती है, कन्वर्ज करती है, यहीं पर मानसून का मेजर ड्राइवर है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इन द एटमॉस्फेयर, राइट। इसमें हम बात करेंगे वाटर साइकिल इन द एटमॉस्फेयर की। तो देखिए अर्थ का 70% सरफेस पानी से कवर है, और वाटर साइकिल में जो पानी कंटिन्यूसली इवेपोरेट होके कंडेंसेशन और फिर प्रिसिपिटेशन के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है, ये सब चीज़, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में मेनली वाटर वेपर फॉर्म में
पानी होता है, समझें। फिर वाटर वेपर ना सिर्फ ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है बल्कि वेदर फेनोमेना जैसे क्लाउड्स और रेनफॉल का भी क्या है, ड्राइवर है, क्या है का ड्राइवर है, मेन ड्राइवर है, ठीक है। फिर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन है ना। कंडेंसेशन क्या है, तो इवेपोरेशन समझिए लिक्विड वाटर का गैस, ठीक है, लिक्विड वाटर का गैस, ठीक है, क्या है, लिक्विड वाटर का गैस यानी वेपर में चेंज होना, ठीक है, लिक्विड वाटर का गैस में चेंज होना, यही इवेपोरेशन है, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, समझे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, यही है इवेपोरेशन। हीट एब्जॉर्ब होती है यहाँ पर, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, क्या है, हीट एब्जॉर्ब होती है और कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। फिर कंडेंसेशन की अगर बात करें, यहाँ जो है वाटर वेपर का, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, यानी कि यहाँ समझ ली वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर ठीक है का किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, ठीक है, यानी लिक्विड में। यहाँ समझ लीजिए यहाँ उल्टा है, कंडेंसेशन ये है, ठीक है, इस टाइप से जब चेंज होता है तो वही है कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये जो है चेंज होना मतलब क्लाउड्स बनना, ड्यू बनना, फॉग का फॉर्मेशन होना, तो ये सब जो है कंडेंसेशन के थ्रू होता है। फिर हीट रिलीज होती है, हीटिंग इफेक्ट है, समझे। अब लेटेंट हीट की बात करेंगे, क्या है, लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट जो है आपको समझ में आना चाहिए, जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के दौरान एब्जॉर्ब रिलीज होने वाली हिडन हीट जो है, ठीक है, हिडन हीट जो है जब एवोपरेशन होता है, ठीक है, या फिर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है, जो हिडन हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, तो उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, किसकी, ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी जो है, ठीक है, ह्यूमिडिटी अब एटमॉस्फेयर में पानी के वेपर की क्वांटिटी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर में पानी के वेपर को क्वांटिटी को कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब यहाँ जो है ह्यूमिडिटी के अलग अलग टाइप्स है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब एयर में एक्चुअल वाटर वेपर का अमाउंट, ठीक है, एयर में एक्चुअल वाटर वेपर का अमाउंट जो होता है ग्राम पर मीटर क्यूब, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी 1 kg एयर में पानी का मास जो होगा, 1 kg एयर में पानी का मास जो होगा उसको कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट वेपर का परसेंट जितना होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट वेपर का कितना परसेंट है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, समझे, है ना, ये चीज़ है। अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि एटमॉस्फेयर कितना सैचुरेटेड है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ही पता चलता है ना कि एटमॉस्फेयर कितना सैचुरेटेड है। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए किसमें होता है, परसेंटेज में होता है। तो ये है एक्चुअल वेपर प्रेशर, एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर, सैचुरेशन वेपर प्रेशर इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इंटू 100 करेंगे, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकलता है। अब आता है ड्यू पॉइंट, क्या है, ड्यू पॉइंट। जब ड्यू पॉइंट आया है तो देखिए ड्यू पॉइंट क्या होता है समझिएगा, ड्यू पॉइंट जो है क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। तो जो ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसमें एयर सैचुरेटेड हो जाती है, क्या हो जाती है, जिसमें एयर सैचुरेटेड हो जाती है और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। मतलब टेम्परेचर सैचुरेटेड होना, जिसमें एयर सैचुरेटेड हो जाता है और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, तो समझे उसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर जिसमें एयर सैचुरेटेड हो जाए और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, तो उसी को हम कहेंगे ड्यू पॉइंट। और जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के इक्वल हो जाती है तो फॉग और ड्यू फॉर्म
होने लगती है। क्या लगती है? ड्यू फॉर्म होने लगती है, समझे? ये चीज़ है, कहने का मतलब यही है, टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के इक्वल हो जाती है तब जो है फॉग और ड्यू फॉर्म होने लगती है, समझे? ये है, तो ड्यू पॉइंट समझ में आया? ड्यू पॉइंट समझ में आया। फिर आप बात करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन की। किसकी? क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, जो क्लाउड फॉर्मेशन है ये जो है जब वार्म मॉइस्ट, ठीक है, जब वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज करती है कूल होने पर और पर कंडेंसेशन न्यूक्लियाई यानी कि डस्ट पार्टिकल के आसपास पानी कंडेंस करता है, तो उसी को कहते हैं क्लाउड्स। ठीक है, तब जाके क्लाउड्स बनता है। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बेस्ड ऑन शेप एंड हाइट। तो देखिए साइरस और जो है क्लाउड ही है। साइरस जो है हाई और फिदरी, आइसी और क्रिस्टल टाइप का होता है। क्या होता है? जो साइरस क्लाउड है हाई, फिदरी, आइस क्रिस्टल इस फॉर्म में होता है। फिर कुमुलस यानी पुफी, कॉटन लाइक, गुड वेदर, ऐसा जो होगा उसको हम कुमुलस कहेंगे। फिर स्ट्रेटस यानी लेयर्ड यूनिफॉर्म क्लाउड्स, ये जो है स्ट्रेटस है। फिर निम्बस रेन बियरिंग क्लाउड्स। क्या है? रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है, इसको निम्बस कहेंगे। क्या कहेंगे? निम्बस कहेंगे, ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब एटमॉस्फेयर में कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल इतने हैवी हो जाती है कि ग्रेविटी के कारण, है ना, गिरने लगते हैं। क्या होता है? ग्रेविटी के कारण गिरने लगते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है। फिर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या है? फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना, जैसे रेनफॉल, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉल होना। ठीक है, ये रेनफॉल है, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉल होना, लिक्विड है। फिर स्नोफॉल, आइस क्रिस्टल का फॉल, ये स्नोफॉल है। आइस क्रिस्टल का फॉल, ये स्नोफॉल है। हेल, हार्ड बॉल्स ऑफ आइस। क्या है? हेल जो है हार्ड बॉल्स ऑफ आइस जो होता है ये है हेल। फिर स्लीट की बात अगर करें तो फ्रोजन रेन ड्रॉप्स जो होता है वो स्लीट होता है। क्या होता है? फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, उसको हम स्लीट कहेंगे। क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, क्या? टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो यहाँ जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल है। क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल, है ना। एक तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल में कन्वेक्शनल रेनफॉल है। तो हॉट एरिया में क्या होता है? इंटेंस सरफेस हीट होता है। ठीक है, इंटेंस सरफेस हीटिंग के वजह से एयर जो है राइज होता है। जब एयर राइज होता है तो कूलिंग होगा, फिर कूलिंग होगा तो वो रेनफॉल के रूप में नीचे गिरेगा, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गया। मतलब हॉट एरिया में इंटेंस सरफेस हीटिंग होती है, फिर वो जो है एयर वहाँ का जो है राइज हो जाता है, और जब एयर राइज होगा फिर कूलिंग होगी, और कूलिंग होने के बाद जो रेनफॉल होगा तो उसी को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देख लीजिए। इक्वेटोरियल रीजन में कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलेगा। इक्वेटोरियल रीजन में जो है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, समझे? इक्वेटोरियल याद रखना है। फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब हो गया मॉइस्ट एयर जब माउंटेन से टकराती है। मॉइस्ट एयर जब माउंटेन से टकराती है तो फोर्स ऑफ लिफ्ट यानी कूलिंग होती है, और कूलिंग होगी तो इसका मतलब है रेन होगी। ठीक है, तो रेन के रूप में नीचे गिर जाती है। जैसे यहाँ अगर ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में मानसून रेनफॉल जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल का एग्जाम्पल है। फिर साइक्लोनिक और रेनफॉल यानी फ्रंटल रेनफॉल। क्या है? साइक्लोनिक साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर फ्रंटल रेनफॉल जो है, ठीक है, ये वार्म और कोल्ड एयर मास के इंटरेक्शन से रेनफॉल होता है। मिड लेटीट्यूड साइक्लोन में कॉमन है। ठीक है, मिड लेटीट्यूड साइक्लोन में क्या है? कॉमन है। अब देखिए
वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। क्या है? वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। यहाँ जो है इक्वेटोरियल रीजन में हैवी रेनफॉल यानी कि 2000+ mm ईयरली होता है। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वेरी लो रेनफॉल अंडर 250 mm। टेम्परेट रीजन्स मॉडरेट रेनफॉल होता है। पोलर रीजन में वेरी लो रेनफॉल। टेक्निकली डेजर्ट होता है। क्या होता है? टेक्निकली डेजर्ट होता है। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं, इक्वेटोरियल रीजन में हैवी रेनफॉल होता है। इक्वेटोरियल रीजन में हैवी रेनफॉल होता है 2000+ mm पर ईयर होता है, समझे, ईयरली। और ट्रॉपिकल डेजर्ट में 30 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच जो है वेरी लो रेनफॉल अंडर 250 mm के आसपास जो है ट्रॉपिकल डेजर्ट में देखने को मिलेगा। फिर टेम्परेट रीजन में मॉडरेट रेनफॉल होता है। टेम्परेट रीजन में मॉडरेट रेनफॉल होता है। फिर पोलर रीजन में वेरी लो रेनफॉल यानी कि टेक्निकली डेजर्ट होता है पोलर रीजन में, समझे, ये चीज़ है। अब कुछ चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, वाटर साइकिल, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, क्लाउड, साइरस, कुमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक रेनफॉल, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस ही हमारे वेदर और रेनफॉल सिस्टम को क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है। फिर यहाँ पर देखेंगे जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे ड्यू पॉइंट का संबंध किस चीज़ से है, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट का संबंध जो है आपका कंडेंसेशन स्टार्ट होने वाले टेम्परेचर से होता है। किससे होता है? कंडेंसेशन स्टार्ट होने वाले टेम्परेचर से होता है, समझे हैं, ये चीज़ है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। सो यहाँ जो है हम देखेंगे कि पहले वेदर समझना है, ठीक है। तो मैंने पहले भी है ना ज्योग्राफी क्लास में ये चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है, और इसमें भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, वेदर जो है ये आपका शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को शॉर्ट टर्म के लिए जो उसका कंडीशन है वो बताता है, ठीक है। हाँ, मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस और टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो है आपका दिखता है कि लॉन्ग टर्म एवरेज का वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस, जनरली 30 ईयर्स का एवरेज मान के चलिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस पता चल गया। वेदर शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए, कुछ फैक्टर्स की हम बात करेंगे जो वर्ल्ड क्लाइमेट को क्या करता है? अफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स है ना, जो दुनिया के वर्ल्ड के क्लाइमेट डिसाइड करता है। जैसे लेटीट्यूड है, तो इक्वेटर के पास ज़्यादा सोलर एनर्जी आता है और इसके वजह से वार्म क्लाइमेट होता है। क्या होता है? वार्म क्लाइमेट होता है, समझे। तो ये चीज़ है। दूसरी बात कि अल्टीट्यूड की अगर बात करें तो हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर लैप्स रेट होता है, ठीक है। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर लैप्स रेट है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है, तो ये चीज़ देखना है, ठीक है। फिर प्रेशर एंड विंड सिस्टम की अगर बात करें तो ग्लोबल विंड पैटर्न्स मॉइस्चर और हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है, ग्लोबल विंड पैटर्न्स जो है मॉइस्चर और हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सी कंटिनेंटलिटी, ठीक है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सी कंटिनेंटलिटी, ओशियन टेम्परेचर मॉडरेट करते हैं और इंटीरियर जो एरिया में एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं, समझे। तो ये चीज़ है। फिर बात करेंगे
ओशियन करेंट्स है ना, ओशियन करेंट्स यानी कि वार्म या कोल्ड ओशियन करेंट्स नियर बाई लैंड एरिया का क्लाइमेट अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्लाइमेट अफेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ है। फिर रिलीफ फीचर्स की अगर बात करें, ठीक है, रिलीफ फीचर्स की, तो यहाँ पर जो है माउंटेन रेनफॉल और टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ओरोग्राफिक रेनफॉल, रेन शेडो इफेक्ट, ये सब चीज़ें। फिर क्लाइमेटिक टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कोपन्स क्लासिफिकेशन। क्या है? कोपन्स क्लासिफिकेशन। व्लादिमीर कोपेन ने 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स बनाए हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन के बेस्ड पर व्लादिमीर कोपेन ने 5 मेजर क्लाइमेटिक कंडीशन ग्रुप बनाए हैं। जो ए में है ग्रुप ए, जिसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट टाइप है, और यहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल होता है। बी में जो है ड्राई आता है, ड्राई क्लाइमेटिक टाइप, ठीक है, जिसमें कि डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट्स होता है। ठीक है, तीसरा जो है टेम्परेट है, जिसमें माइल्ड विंटर्स, वार्म समर्स। ठीक है, ये है तीसरा। जो चौथा जो है डी ग्रुप में आपका कोल्ड यानी कॉन्टिनेंटल सीवियर विंटर्स होता है। क्या होता है? सीवियर विंटर्स होता है। और पांचवा ई, जिसमें पोलर क्लाइमेट टाइप है, तो यहाँ पर जो है एक्सट्रीम कोल्ड पड़ता है। क्या पड़ता है? एक्सट्रीम कोल्ड पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ जो है आप इसको निमोनिक्स से भी याद कर सकते हैं, जैसे ऑलवेज हॉट, बेयरली वेट, कंफर्टेबल। ठीक है, ABCDE याद रख सकते हैं। ठीक है, ABCD, ए से ऑलवेज हॉट, बी से बेयरली वेट, और सी से कंफर्टेबल, डी से ड्रेडफुली कोल्ड, और ई से एक्सट्रीम फ्रीजिंग। ई से एक्सट्रीम फ्रीजिंग पोलर रीजन पर। ठीक है, कोल्ड कॉन्टिनेंटल पर जो है सीवियर विंटर, और पोलर पर एक्सट्रीम विंटर पड़ेगा। समझे? ये चीज़ है। फिर अब देखेंगे क्लाइमेट चेंज कॉन्सेप्ट एंड कॉज। तो क्लाइमेट चेंज जो है लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, विंड पैटर्न्स, ये सब चीज़। फिर कॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज अगर बात करें, तो ये नेचुरल क्लॉज होता है, मतलब नेचुरल कॉज होता है। तो नेचुरल कॉज में वॉल्केनिक इरप्शंस, जैसे एश सोलर रेडिएशन को ब्लॉक करता है। क्या करता है? ब्लॉक करता है और कूलिंग करता है। समझे? फिर सोलर वेरिएशन, सनस्पॉट एक्टिविटी बढ़ने कम होने से सोलर एनर्जी वेरी करती है। ठीक है, क्या करती है? सोलर एनर्जी वेरी करती है। फिर जो सोलर वेरिएशन ये हो गया। फिर अर्थ और वाइटल चेंज। क्या है? अर्थ और वाइटल चेंज मतलब जो मिलैनकोविच साइकिल्स है। क्या है? मिलैनकोविच साइकिल्स, ऑर्बिट शेप, टिल्ट और वोबल क्या करना है? बदलना है। ठीक, वोबल बदलना है। फिर एटमॉस्फेरिक एंथ्रोपोजेनिक कॉज, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक कॉज जो है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशन, CO2, CH4, N2O, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, एग्रीकल्चर, ये सब। फिर डिफॉरेस्टेशन, कार्बन सिंक कम होता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, एयर पोल्यूशन और अर्बन हीट आइलैंड्स इफेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज़। फिर अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एयर पोल्यूशन कम और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट करता है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट एसेंशियल फॉर लाइफ। एटमॉस्फेयर अर्थ की हीट को क्या करता है? ट्रैप करता है करके हैबिटेबल टेम्परेचर मेंटेन करता है। समझे? फिर इन्हांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ह्यूमन एक्टिविटी से गैसेस इतनी बढ़ गई है कि एक्सेस ट्रैपिंग हो रही है। ठीक है, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, मेन ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो कि मैक्सिमम है कंट्रीब्यूशन टू वार्मिंग, एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है, एंड CO2। समझे? फिर आता है मीथेन, यानी स्ट्रॉन्ग बट लेस अबंडेंट होता है। मीथेन CH4
उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O फर्टिलाइज़र से ये चीज़ आता है, ठीक है, और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। और ये जो है आप कह सकते हैं इसको आर्टिफिशियल गैसेस है। क्या है? आर्टिफिशियल गैसेस है, मतलब रेफ्रिजरेटर इन सब चीज़ों के यूज से CFC गैस रिलीज होता है। और ये जो है ये भी इसका कंट्रीब्यूटर है गैस का, ठीक है, मतलब समझे, ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की। किसकी? इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। देखिए इम्पैक्ट की अगर बात करें, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो यहाँ देखने को मिलेगा सी लेवल राइज, ठीक है। तो सी लेवल राइज जैसे मान के चलिए मेल्टिंग ग्लेशियर और थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो ये जो है मेल्टिंग ग्लेशियर और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से सी लेवल राइज देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सी लेवल राइज देखने को मिलता है। फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्या है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। आप देखिए दूसरा क्या है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ठीक है, वेदर इवेंट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ठीक है। तो इसमें जो है आपको मिलेगा हीट वेव्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, ये चीज़। फिर अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करें, ठीक है, तो मतलब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, जैसे हैबिटेट शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट्स पड़ सकता है, जैसे क्रॉप फेलियर्स हो जाना, फूड इनसिक्योरिटी हो जाना। फिर हेल्थ रिस्क हो जाता है। हेल्थ रिस्क मतलब वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया स्प्रेड हो जाता है। ये सब चीज़, ये सब इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। किसके वजह से? क्लाइमेट चेंज के वजह से, समझें। फिर बात करेंगे हम ग्लोबल इफ़र्ट्स टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, है ना। इसको करने के लिए हमें क्या क्या इफ़र्ट्स यानी ग्लोबली लेना पड़ता है या पड़ रहा है, तो वो चीज़ हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, सबसे पहली बात तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल है, जो कि 1997 में लाया गया था। और इसमें जो है लीगली बाइंडिंग की गई थी, मतलब बाइंडिंग थी कि इमिशन रिडक्शन टारगेट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर पेरिस एग्रीमेंट आया था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया, जो कि क्या करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, उसको लिमिट करके और 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे करना है, ठीक है। और प्रीफरेबली ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसको मतलब ला सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट में ये बात कही गई, ठीक है। ये फिर जो है और यूपीएससी के लिए कुछ वर्ड्स है, और वर्ड्स मतलब कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो वर्ड के फॉर्म में आ जाता है, तो आपको समझ आना चाहिए। जैसे वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस और उसकी कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, उसकी कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसका क्या क्या इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कॉजेज, फिर नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों जो है कॉज पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ जो है आपको पता रहना चाहिए, और मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जो है जो क्लाइमेट दुनिया है ना, क्लाइमेट दुनिया बाहर में नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स के कंबाइंड रूप से जो ये इफ़ेक्ट डालता है या फिर इसके शेप होता है। और एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज हमारे फ्यूचर के लिए क्या करता है, एक बड़ा थ्रेट के रूप में खड़ा हो जाता है, समझे। तो इस चीज़ को निपटारा करना, ठीक है, या फिर मिनिमाइज करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेंगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस में कौन से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, ठीक है, जो है ना, उस समझिए सबसे ज़्यादा कार्बन CO2 है, ठीक है, क्या है, CO2।
फिर मीथेन आता है, समझे। तो इस टाइप से कई बार क्या होगा आपको या तो क्या करें, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाता है, ठीक है, या फिर कहीं न कहीं स्टेटमेंट के फॉर्म में इस टाइप से आ जाएगा, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये है, तो यही था। और एक चीज़ और आप है ना ध्यान से पढ़ के जाइएगा, जो IPCC है, ठीक है, IPCC मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड का टॉप साइंटिफिक बॉडी है। क्या है? वर्ल्ड का टॉप साइंटिफिक बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज के साइंटिस्ट असेसमेंट है ना देता है, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ आपको एक मतलब प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है इंडिया एंड इट्स लोकेशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि इंडिया की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ज्योग्राफिकली अगर इंडिया की बात करें, इसकी लोकेशन की स्पेसिफिकली, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये पड़ता है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी कुछ पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको ध्यान में रखना है। फिर जो है अगर इसकी फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो देखिए लेटीट्यूड 8 डिग्री से लेके 30 डिग्री मतलब रफली मान रहा हूँ, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट इस टाइप से है, और इधर 37 एंड 6 मिनट, ठीक है। तो 8 से लेके 37 अराउंड याद रखिए नॉर्थ में, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक जो है लॉन्गिट्यूड है। और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की अगर बात करें तो 3200 रफली मान लीजिए, वैसे 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट अगर बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है इसकी, ठीक है, लेंथ। फिर ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 एंड 30 नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट मिडिल से पास करता है। और इंडिया का जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन है दोनों का यहाँ पर मतलब एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन दोनों, ठीक है। साइज और एरिया की अगर बात करें, इंडिया का टोटल एरिया जो है कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर ये दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से। और इंडिया का एरिया दुनिया के टोटल लैंड एरिया का रफली 2.4% है। कितना है? 2.4% है, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज अगर इंडिया की बात करें तो सेकेंड मोस्ट तो नहीं, अभी जो है ये चाइना को पीछे कर चुका है, ठीक है, ठीक है। क्या है? चाइना को पीछे करके है ना नंबर 1 पे है, समझे। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर लैंड बाउंड्री और इसकी कोस्ट लाइन की अगर बात करें तो लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर अप्रॉक्स है। और कोस्ट लाइन लेंथ जो है कितना 7,516.6 किलोमीटर मेनलैंड प्लस आइलैंड को इंक्लूड करके है, समझे। ये चीज़ इंडिया के साथ 7 कंट्री की जो बाउंड्री टच करती है, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। और वाटर बॉडी सराउंडिंग इंडिया अगर की बात करें, वेस्ट में अरेबियन सी पड़ता है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में जो है इंडियन ओशियन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मतलब वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशियन। ये फिर इसकी नेबरिंग कंट्री की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान देखने को मिलेगा। नॉर्थ में जो है चाइना, नेपाल और भूटान देखने को मिल जाएगा। फिर ईस्ट में जो है बांग्लादेश, म्यांमार, ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। और साउथ में जो है श्रीलंका, मालदीव्स, है ना, और ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। श्रीलंका और इंडिया के बीच जो है पाक स्टेट है जो उन्हें सेपरेट करता है। कौन सा स्टेट?
पाक स्टेट, ठीक है ना। फिर मालदीव्स और इंडिया मतलब इंडियन लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है, ठीक है। मालदीव्स इंडियन लक्षद्वीप के साउथ आइलैंड्स के साउथ में है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन, क्यों क्या इम्पोर्टेंस है लोकेशन की, तो देखिए सबसे पहली बात तो सेंट्रल लोकेशन, यानी इंडिया का लोकेशन यूरोप और ईस्ट एशिया के बीच एक नेचुरल ब्रिज बनाता है। क्या बनाता है? एक नेचुरल ब्रिज बनाता है, ठीक है, नेचुरल ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो नेचुरल ब्रिज की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ इंटरनेशनल सी रूट्स लाइक इंडियन ओशियन से जो है क्लोज होने का एडवांटेज मिलता है। दूसरी बात, जो इंडियन ओशियन रिम कनेक्टिविटी है, ठीक है, इंडियन ओशियन रिम कनेक्टिविटी, तो इस वजह से इंडिया एक मेरीटाइम पावर डेवलप मतलब करने में सक्षम है। और कहने का मतलब ये है कि हिस्टोरिकल और मॉडर्न टाइम्स दोनों में जो है ये चीज़ हुआ है, ठीक है, मेरीटाइम पावर, समझे हम, तो ये है। फिर टाइम जोन की अगर बात करें तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 इंच जो है ईस्ट है, ठीक है। और ये लाइन जो है ऑलमोस्ट इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश के आसपास से गुजरती है, ठीक है, समझे, इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है। फिर अगर पूरे होल कंट्री की बात करें, ठीक है, तो एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST जिसको कहते हैं, है ना, ये फॉलो करना होता है, समझे। फिर इंडिया जो है इसकी एक्सटेंशन की अगर बात करें तो नॉर्थ में जो है, ठीक है, नॉर्थ जो कश्मीर में काराकोरम रेंज तक जो है ये है यहाँ, ठीक है। फिर साउथ में कन्याकुमारी तक, और ईस्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, में खास करके ये किबीथू तक जो है ये एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। और वेस्ट में जो है गुजरात में गुहार मोती तक जो है ये चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सटेंशन देख लीजिए, कई बार स्पेसिफिक जगह का नाम दे देता है हमें, इन जनरल जो है ना स्टेट का नाम याद रहता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक उसका रेंज का जो जगह है, ठीक है, वो पूछ लेगा या फिर उस फॉर्मेट में कहीं स्टेटमेंट देगा तो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है और हम वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था एक्सटेंशन, इंडिया की एक्सटेंशन, ठीक है। अब जो है हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री ईस्ट, पाक स्टेट इंडिया श्रीलंका के बीच का जो सेपरेशन वो है बाउंड्री, ठीक है, उसको कहेंगे, ठीक है। फिर मेरीटाइम रूट जो है इसका एडवांटेज, फिर इंडियन ओशियन रिम, ये सब में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। और अगर इंडिया अपने स्ट्रेटजिक ज्योग्राफी लोकेशन की वजह से हिस्टोरिकल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जो है वर्ल्ड अफेयर्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर बात करेंगे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो भारत के कितने स्टेट से गुजरती है, ठीक है, तो ये जो है आपको 8 स्टेट से गुजरती है, ठीक है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच एंशियंट लैंड कनेक्शन है ना, यानी कि आदाम्स ब्रिज, ठीक है, जिसको हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मतलब समझ रहे, इंडिया और श्रीलंका के बीच एंशियंट लैंड कनेक्शन जो है वो है आदाम्स ब्रिज, ठीक है, जो कि राम सेतु के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। समझे, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो यहाँ जो है, जो इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर काफ़ी डाइवर्स है। माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट और आइलैंड, ये सब कुछ जो है यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है ना, एक है ना, मतलब डाइवर्स इसमें भी है स्ट्रक्चर के मामले में, ठीक है। तो यह जो है डाइवर्सिटी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफिक इवोल्यूशन का रिजल्ट है, समझे। फिर अगर इसकी हम बात करें जो क्या कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो इंडिया का बेस स्ट्रक्चर जो है ना, क्या है, बेस स्ट्रक्चर, ठीक है, मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। पहला पार्ट जो है द पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है, यानी कि एंशियंट और क्या कहते हैं स्टेबल लैंड मास, मतलब ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा हार्ड रॉक से बना हुआ इग्नियस और मेटामॉर्फिक चीज़ें देखने को मिलेगा। फिर जियोलॉजिकल टर्म्स में इसे क्रेटन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेटन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी भाषा में कहेंगे तो ये जो है आपको स्टेबल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट कह लीजिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है जियोलॉजिकल टर्म्स में इसे क्रेटन कहेंगे और ये एक टाइप से कह लीजिए स्टेबल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट है, क्या है, स्टेबल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट है। तो ये नाम जो है ना याद रखना है, टर्म जो है ना याद रखना है, क्रेटन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अरावली हिल्स है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ये जो है काफ़ी ओल्ड मतलब है, ठीक है। और डेक्कन प्लेट्यू, फिर बुंदेलखंड रीजन, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगा पेनिनसुलर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये है, और कहने का मतलब है अब नेक्स्ट जो है आपका हिमालयन माउंटेन्स है, ये इसे यंग या फिर फोल्ड माउंटेन्स भी कहेंगे, ठीक है। और जो हिमालयन रीजन रिलेटिवली क्या है, यंग है, और यहाँ पर जो है टर्शियरी पीरियड में जो है ना अपलिफ्ट हुआ था ये चीज़, ठीक है। और हिमालयाज़ का फॉर्मेशन टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन से हुआ है, तो ये तो आपको पता है, ठीक है। फिर इंडियन प्लेट ने नॉर्थवर्ड मूव करके यूरेशियन प्लेट से क्या किया, टक्कर लिया है, ठीक है। मतलब टकरा कर ये चीज़ फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से फिर अभी भी ये जो है हिमालय में जो अपलिफ्टमेंट और सिस्मिक एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए, ठीक है। फिर इंडो गंगा क्या कहते हैं, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है, जो कि रिसेंटली जो है एलुवियल डिपॉजिट्स के रूप में है। यह प्लेन अलुवियल क्या बोलते हैं, अलुवियल सेडिमेंट से बना होता है, जो रिवर यानी कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने इसे डिपॉजिट किए हुए हैं, मतलब डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। और ये जो है काफ़ी फर्टाइल और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, ठीक है, क्या है, काफ़ी फर्टाइल और डेंसली पॉपुलेटेड होता है, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ जो है ये जो है मेजर मतलब दूसरी बात करेंगे हम मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया की। तो यहाँ जो है 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न में ये चीज़ बांटा हुआ है, या फिर बांटा जो भी है बांटा गया है। फिर यहाँ डिवीज़न की अगर बात करें तो ये द हिमालयन माउंटेन्स है, ये जो है लॉफ्टी स्नो कवर्ड होता है, ठीक है, और एक तरह से स्नो कवर्ड पीक है ये, ठीक है, डीप वैली इसको कह लीजिए। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है आपको दिखने का मिलेगा ये जो काफ़ी फर्टाइल होता है। फिर फॉर्म बाय रिवर डिपॉजिट्स, है ना, तो रिवर के डिपॉजिट से ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनता है। और द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि ओल्डेस्ट लैंड मास है, और जो यहाँ पर मिनरल्स जो है काफ़ी रिच अमाउंट में होता है, समझे, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये ध्यान रखना है। फिर इंडियन डेजर्ट की अगर बात करें तो ये एरिड सैंडी होता है, यानी कि थार डेजर्ट है, क्या है, थार डेजर्ट है, समझे।
ये है। फिर कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें, क्या है कोस्टल प्लेन्स की, तो नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स जो कि ईस्ट और वेस्ट में देखने को मिलेगा। फिर द आइलैंड्स की अगर बात करो तो अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप, अरेबियन सी, ये सब चीज़ जो है आपको द आइलैंड्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ है। फिर अगर इसमें फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की बात करें, किसकी, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की, तो यहाँ पर टेथी सी जो है एग्जिस्टेंस में था और यूरेशिया और इंडियन प्लेट्स के बीच जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। टेथी क्या बोलते हैं, टेथी सी, ठीक है, टेथिस जो बोल लीजिए आप अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, ठीक है ना, टेथिस सी है ना। तो ये कहीं न कहीं एग्जिस्टेंस में था और ये जो है आपको यूरेशिया और इंडियन स्टेट्स को क्या कहते हैं, इंडियन प्लेट्स के बीच रहता है, ठीक है। जब ये क्या कहते हैं, इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराती है, ठीक है, तब जो है क्या बोलते हैं, टेथिस सी का सेडिमेंट फोल्ड होकर हिमालय का निर्माण करता है, क्या करता है, हिमालय का फॉर्मेशन करता है, समझे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। फिर हिमालय जो है 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड है, हिमालय जो है 3 पैरेलल रेंज में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे ग्रेटर हिमालय की, जिसको हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। वो हाईएस्ट पीक है, क्या है, हिमाद्री, यानी कि ग्रेटर हिमालय। हिमाद्री जो है आपको हाईएस्ट पीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे माउंट एवरेस्ट की बात कर सकते हैं, कंचनजंगा, ये सब, ठीक है। फिर लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल कहेंगे, ठीक है। और ये जो है वैलीज लाइक कश्मीर, कांगड़ा ये सब, ठीक है। फिर शिवालिक की बात करें तो आउटर हिमालय है, ये रिसेंट इसकी फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू के, तो यहाँ जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है, क्या है, मोस्ट स्टेबल लैंड मास है, समझे। तो ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये कहने का मतलब है काफ़ी ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है, क्या है, मोस्ट स्टेबल लैंड मास है। क्लियर, चलिए, समझे कि नहीं समझे। फिर अब देखिए, मैं ना पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर बात करें तो यह मेनली बासाल्टिक रॉक से बना होता है, ठीक है, जिसको हम आम नॉर्मल तौर पर इग्नियस रॉक कह देते हैं, ठीक है। इग्नियस मतलब इग्नियस कह लीजिए, या फिर इग्नियस का एक टाइप है, या फिर एक छोटा रूप है बासाल्टिक, ठीक है, रॉक्स, ठीक है। तो उससे जो है बना होता है, ठीक है। अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू इसकी डिवीज़न की बात करें, ठीक है, तो डिवीज़न की अगर बात करें तो यह जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो है सेंट्रल हिमालय हाईलैंड्स, जिसको नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर भी कहेंगे, ठीक है। और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है, ये चीज़ है। फिर आप बात करेंगे प्लेट्यू के अंदर इम्पोर्टेंट क्या क्या फीचर्स है, तो ये जो है मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि इसमें जो है आपको मिनरल्स काफ़ी अमाउंट में दिखेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर, ठीक है, यानी रिच इन मिनरल्स है यहाँ पे। फिर डेक्कन प्लेट्यू या फिर डेक्कन ट्रैप है ना, यहाँ पर जो है लावा फ्लो होते हुए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये जो है डेक्कन ट्रैप है। अब बात करेंगे किसकी, नॉर्दर्न प्लेन्स की, किसकी, नॉर्दर्न प्लेन्स की, NP लिख रहा हूँ, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो यहाँ पर जो है एलुवियल प्लेन्स रिवर के डिपोजिशन से बनता है, ठीक है। एलुवियल प्लेन्स जो है रिवर के डिपोजिशन से बनता है। और रिवर जो है जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके है ना, मतलब इनके डिपोजिशन से एलुवियल प्लेन्स बन जाता है, समझे। अब यहाँ जो है 3 सब डिविजन्स भी है। 3 सब डिवीज़न क्या क्या है, तो पंजाब प्लेन्स यानी कि इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। दूसरा है गंगा प्लेन जिसमें गंगा रिवर सिस्टम है। और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, समझे, ये चीज़ है। अब हम इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो इंडियन डेजर्ट जो कि थार डेजर्ट राजस्थान में लोकेटेड है, और सैंडी सॉइल
वेरी लो रेनफॉल और लेस देन 150 mm एनुअली होता है, ठीक है। फिर नेचुरल वेजिटेशन एस्पार्स है और थॉर्नी बूसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर लूनी रिवर जो है इम्पोर्टेंट सीजनल रिवर है। क्या है? लूनी रिवर जो है आपको इम्पोर्टेंट सीजनल रिवर इंडियन डेजर्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? फिर बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स की। किसकी? कोस्टल प्लेन, सीपी, ठीक है। कोस्टल प्लेन, तो यहाँ पे जो है 2 कोस्टल प्लेन्स है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि नैरो एस्चुरीज, ठीक है, और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब वाइडर और डेल्टा लाइक गोदावरी, कृष्णा, ये सब, ठीक है। फिर यहाँ पर यह कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है कोस्टल प्लेन्स को क्या करता है? सेपरेट करता है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है कोस्टल प्लेन्स को क्या करता है? सेपरेट करता है। क्या करता है? सेपरेट करता है, समझे? ये है। फिर आइलैंड की अगर बात करें, ठीक है, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स यानी कि बे ऑफ बंगाल में वॉल्केनिक ओरिजिन से जो है आइलैंड्स बना है, समझे? क्या? बे ऑफ बंगाल में जो जब वॉल्केनिक वो हुआ था, ठीक है, तो उसके ओरिजिन से, ठीक है, ये आइलैंड बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अरबियन सी में कोरल ओरिजिन के आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये है। फिर अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स कह लीजिए या फिर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लीजिए, ठीक है, जो आपको बिल्कुल माइंड में रखना है और इधर उधर से गूगल कभी भी कर सकते हैं इसको। पेनिनसुलर ब्लॉक, टेथी सी, प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि इंडियन प्लेट वर्सेस यूरेशियन प्लेट, और ग्रेटर लेशियर एंड शिवालिक हिमालय, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, डेक्कन ट्रैप, कोरल आइलैंड्स, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यूपीएससी के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी, उसके टेक्टोनिक मूवमेंट्स और क्या कहते हैं सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस का रिजल्ट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस का रिजल्ट है। तो समझे, ये चीज़ काफ़ी हाईली इम्पॉर्टेंट है, समझे कि नहीं समझे? ठीक। फिर बात करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसको आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का या इंडिया का, ठीक है, सबसे पुराना और सबसे स्टेबल जियोलॉजिकल पार्ट जो है कौन सा है? ठीक है, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, पेनिनसुलर ब्लॉक और द कोस्टल प्लेन्स। तो जस्ट आप आंसर बताइए, ठीक है। तो आंसर सही है, ठीक है। तो आंसर जो है बिल्कुल सी होगा, मतलब पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। अब देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है कोल, आयरन ओर और बॉक्साइट, ठीक है, यहाँ पर मतलब पाया जाता है, समझे? तो इसीलिए इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स कहा जाता है, समझे? ये चीज़ है। तो इसको आप है ना बार बार रिवाइज करिए, और मेरा कोशिश है वो सारे टॉपिक्स कवर करना जो कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपीएससी के पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। एक मिनट। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है, ठीक है, जब क्या होता है पहले समझिए इसको, ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम है क्या कहते हैं, जब रिवर, ठीक है, अपने ट्रिब्यूटरी के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है? एक सिस्टम बनाती है।
जिसे वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्या करता है ना, फ्लो करता है, तो उसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, समझे। अब देखिए, ड्रेनेज बेसिन जो है वो एरिया जहाँ की सारी वाटर रिवर्स में ड्रेन होती है। क्या होती है ना, ड्रेन होती है, तो उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। वो एरिया जहाँ की सारी वाटर रिवर्स में ड्रेन हो जाती है, तो वो ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। फिर वाटर जो है वाटर डिवाइड की अगर बात करें तो ऐसी हाईलैंड्स लाइक रिज हिल जो दो ड्रेनेज बेसिन को क्या करता है, सेपरेट करती है। क्या करती है? सेपरेट करती है, तो उसको कहेंगे वाटर डिवाइड, समझे। अब टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ जो है टाइप्स ऑफ, अगर एक मिनट